हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश एकेडमी में। तो आज हम आपके लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब। तो आइए हम समझते हैं वर्ब क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, यह कितने प्रकार की होती है। इसमें हम आपके लिए सभी प्रकार की वर्ब, स्टैटिक, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर, इर्रेगुलर, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव, सभी की सारी वर्ब्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ एडवांस इंग्लिश एकेडमी। Verb is probably the most important part of speech in the English language. It is so important that no sentence can be complete without it. अर्थात वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कि इसके बिना कोई सेंटेंस बनाया ही नहीं जा सकता। यदि आप चाहें तो बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी भी सेंटेंस में से ड्रॉप कर सकते हैं, परंतु आप वर्ब को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना वर्ब के हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। वर्ब वह शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताए या उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रकट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ब से हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो नंबर 1, इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग। अर्थात वह हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है। सेकेंड, इट टेल्स अस व्हाट इज बीइंग डन टू अ पर्सन और थिंग। यह हमें बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हो रहा है। नंबर 3, इट टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग। यह हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति की जानकारी देता है। तो आइए हम वर्ब को कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं कि एग्जाम्पल से हम वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमन लाफ्स, अमन हंसता है। यहाँ नाउन अमन द्वारा किया जा रहे कार्य के बारे में बताता है, अर्थात अमन क्या कर रहा है यह जानकारी हमें मिलती है कि अमन हंस रहा है। सेकेंड, द कार वॉज ड्राइवन, कार चलाई गई, कार चलाई गई। नाउन कार के लिए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए काम की जानकारी देता है। नंबर 3, द कैट इज गुड, बिल्ली है वह अच्छी है। द कैट इज गुड, बिल्ली जो है वह अच्छी है। नाउन कैट क्या है या किस हाल में है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपने देखा हमें 3 प्रकार से वर्ब जो है इंफॉर्मेशन देता है कि कोई सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, या किसी वस्तु या थिंग पर क्या काम हो रहा है, या किसी व्यक्ति या वस्तु का स्टेट या उसकी पोजीशन या उसके बारे में जानकारी देता है कि वह कैसा है। तो निम्न वाक्यों में लाफ, वॉज ड्राइवन एंड इज सारे के सारे जो है वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। तो मित्रों, वर्ब का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर करने के लिए और सारे के सारे वर्ब के टाइप को अच्छे से पढ़ने के लिए, उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। मेनली वर्ब्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1, स्टैटिक एंड डायनामिक वर्ब्स। नंबर 2, मेन लेक्सिकल वर्ब या हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब, द वर्ब इज सो स्टेट और पोजीशन आर कॉल्ड स्टैटिक वर्ब्स। अर्थात ऐसी वर्ब जो हमारे लिए स्टेट या पोजीशन का बोध कराती है, किसी के होने या ना होने का बोध कराती है, वह वर्ब हमेशा स्टैटिक वर्ब कहलाती है। नंबर 2, डायनामिक वर्ब, द वर्ब इज सो अ फिजिकल एक्शन आर कॉल्ड अ डायनामिक वर्ब। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ, जिसके द्वारा सेंटेंस में कार्य किया जा रहा है उसके साथ जब फिजिकल एक्शन बताती है कि फिजिकल एक्शन मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया गया हो, तब हमेशा ऐसी वर्ब जो होती है वो डायनामिक वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यहाँ पे हम किसी के होने या ना होने की जानकारी दे रहे हैं, उसके स्टेट की जानकारी दे रहे हैं कि वह एक छात्र है या विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। तो जो एम है वह एक यहाँ पर स्टैटिक वर्ब होगी। दूसरा, रामू इज इल, रामू है बीमार है। हम यहाँ बता रहे हैं रामू कैसा है, तो यहाँ जो इज है वह एक है वर्ब है, वह किस टाइप की वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। नंबर 3, आई लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज पसंद है। अब यहाँ पे देखिए कई लोग सोचते हैं कि लाइक जो है वो स्टैटिक वर्ब नहीं है, लेकिन नहीं, लाइक एक स्टैटिक वर्ब है, क्योंकि इसमें हम किसी के फिजिकल एक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें हम किसी के पसंद या नापसंद की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी यहाँ पे स्टैटिक वर्ब होगी। नेक्स्ट है, राम हैज़ अ कार, राम के पास एक कार है। राम के एक पोजीशन का बोध करा रहे हैं कि उसके पास एक कार है, तो यहाँ पर जो हैज़ है वो एक स्टैटिक वर्ब है। हम जान लेते हैं डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, धोनी प्लेज क्रिकेट, धोनी क्रिकेट
खेलता है। अब धोनी क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे फिजिकल एक्शन है, किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है, और यहीं पर जो हमारी वर्ब है वह एक स्टैटिक वर्ब ना होके डायनामिक वर्ब बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कुछ फिजिकली किया जा रहा है। नेक्स्ट है ही इज डांसिंग। अब वो डांस कर रहा है तो फिजिकल एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे डांस जो है या डांसिंग में हमारा एक डायनामिक वर्ब होगी। तो अब हम समझते हैं मेन लेक्सिकल या प्रिंसिपल ऑर्डिनरी वर्ब्स क्या कहलाती हैं। तो द वर्ब विच इज ऑफ द मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस आर कॉल्ड मेन वर्ब, अर्थात वाक्य में जिसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह मेन या लेक्सिकल वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज अ गर्ल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वह एक लड़की है, इसमें एक जो वर्ब है वह इज है और इसके अतिरिक्त दूसरी कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये जो वर्ब है वह एक मेन वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब है। सी प्लेज, वह खेलती है, इसके अतिरिक्त कोई वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस में जो है वही वर्ब जो है मेन इंपॉर्टेंस है उसकी, उसके अलावा कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं, इसलिए जो कुछ भी है वही वर्ब है, उसी की मेन इंपॉर्टेंस है, इसलिए प्लेज भी यहाँ पर जो है हमारी मेन वर्ब होगी। आई एम अ टीचर। अब देखते हैं मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं किसी के होने ना होने का बोध करा रहे हैं, तो एक स्टैटिक वर्ब तो है, लेकिन ये मेन फॉर्म में है कि हेल्पिंग फॉर्म में है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो इस एम के साथ दूसरी कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये हमारी मेन फॉर्म में रहेगी, इसी वर्ब की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वही इकलौती वर्ब। नेक्स्ट आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे टीच जो है वो मेन वर्ब है क्योंकि उसके अलावा दूसरी वर्ब नहीं है। यू आर अ स्टूडेंट, आर यहाँ पर मेन वर्ब है। यू रीड, रीड यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि इन सेंटेंसों में इन्हीं वर्ब की इंपॉर्टेंस है, इसके अतिरिक्त इनमें दूसरी से वर्ब नहीं है। हम समझते हैं हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? तो द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस और मूड इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब, अर्थात किसी टेंस, मूड या वॉइस को बनाने के लिए जब किसी वर्ब को मेन वर्ब की सहायता करने के लिए रखा जाता है तो उस समय वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है और जो एक्शन फॉर्म में होती है वह मेन वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। अब मैं सीख रहा हूँ तो लर्निंग यहाँ पर है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और ये एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब हमेशा मेन फॉर्म होती है। अब इसके साथ एक और वर्ब है वो एम। तो आपने देखा पिछले सेंटेंस में एम जो था वो एक मेन वर्ब थी, लेकिन यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक और एडिशनल वर्ब है जो है लर्निंग। तो लर्निंग जो कि एक्शन वर्ब कहलाती है इसलिए ये मेन वर्ब कहलाएगी और एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। नेक्स्ट जो है वो है यू वर डांसिंग, आप लोग नाच रहे थे। तो आपने यहाँ पे देखा वर जो है वह एक हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग जो है वह एक मेन वर्ब है। दे विल टीच, वह पढ़ाएंगे, तो विल जो है वह एक हेल्पिंग वर्ब है और टीच जो है वह एक मेन वर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक वर्ब एंड डायनामिक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आइए हम समझते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम फॉर्म्ड करते हैं या उसे हम बनाते हैं। तो देखते हैं एक्टिव या पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्टिव वॉइस है राम हेल्प्स हरी, राम जो है वो हरी की मदद करता है। अब इसे पैसिव वॉइस में रखने के लिए चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होती है बी की, होती है इज, तो हम रखेंगे यहाँ पे इज। हरी इज हेल्प्ड बाय रामू, मतलब कि हरी की हेल्प जो है रामू के द्वारा की जाती है। तो सेकंड में इज जो हो वो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प है वो मेन वर्ब है। सेकंड एग्जांपल रोमियो लव्ड जूलियट, रोमियो लव्ड जूलियट, रोमियो ने जूलियट को प्यार किया। तो यहाँ पे देखिए आप एक ही वर्ब है लव्ड, तो लव्ड यहाँ पे हमारी जो है वो मेन वर्ब है। सेकंड सेंटेंस में जूलियट वाज लव्ड बाय रोमियो, अर्थात जूलियट को रोमियो ने प्यार किया या जूलियट को रोमियो के द्वारा प्यार किया गया। तो यहाँ पर वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और लव्ड वो है वो मेन वर्ब में ही रहेगी। नेक्स्ट है महेश हैज डिजाइन दिस बिल्डिंग, महेश ने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है, महेश ने इस बिल्डिंग को बनाया है। फॉर पैसिव वॉइस में दिस बिल्डिंग हैज बीन डिजाइंड बाय महेश, इस बिल्डिंग को महेश द्वारा डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे हैज बीन है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी और डिजाइन मेन वर्ब कहलाएगी। तो आपने देखा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हम फॉर्म्ड करते हैं। तो आइए हम समझते हैं मूड। एक्चुअली मूड क्या होता है? कई लोग पूछ रहे हैं सर मूड क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको मूड समझ में नहीं होता ये वर्ब है कि क्या है। तो मूड एक प्रकार की वर्ब्स होती है, इसको अच्छे समझने के लिए आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मूड कॉमन यूज ऑफ द वर्ब
verb is to describe an event or ask a question. Beside this, the verb is used to issue or order or express the possibility. These different situations that a verb describe are known as mood. अर्थात मूड जो है वो बाकी कॉमन यूज़ की तरह नहीं है। जैसे कि हम वर्ब का कॉमनली यूज़ क्या होता है, एक क्वेश्चन करना या फिर किसी की एक्शन बताना या किसी का स्टेट बताना, लेकिन मूड जो होता है इन सबसे डिफरेंट होता है। भाई किसी व्यक्ति के मूड का बोध कराता है कि उसमें क्या चल रहा है। इंग्लिश भाषा में 3 प्रकार के मूड्स होते हैं। नंबर 1 इंडिकेटिव मूड, नंबर 2 इंपेरेटिव और नंबर 3 सबजंक्टिव मूड। तो आइए करके हम इन मूड्स को समझते हैं कि मूड होते क्या हैं। तो नंबर 1 इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फैक्ट लाइक राम गोज टू अ स्कूल। अब राम स्कूल जाता है, इसमें किसी का लेना देना क्या नहीं लेना, लेकिन हम एक मूड डिस्क्राइब कर रहे हैं। बस एक राम है, एक लड़का है जो स्कूल जाता है और मैं उसको बता रहा हूँ राम गोज टू स्कूल डेली, राम रोज स्कूल जाता है। सेकेंड है ही राइट्स नेटली, भाई क्लियरली लिखता है, भाई साफ लिखता है, अच्छा लिखता है। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज अलाइव, बच्चा भी जिंदा है। अब बच्चा जिंदा है उससे किसी का क्या लेना देना, या बहुत अच्छा लगता है किसी का क्या लेना देना, लेकिन हमारा मूड है, हमारा स्टेट है, हमारी सिचुएशन है, हमारी परिस्थिति है, हमें ऐसा लग रहा है वी फील ऐसा कि हमें बोलना है, हम उसको फील करके किसी की सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो वह चीज़ मूड कहलाती है। नेक्स्ट होता है फॉर एग्जाम्पल आज का क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ये मैं आपका मूड पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं आपका मूड पूछ रहा हूँ कि विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे, मैं आपका मूड पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट है आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हो, मैं आपका मूड पूछ रहा हूँ, क्या जा रहे हो क्या नहीं जा रहे हो। और आप जा रहे होंगे तो बोल देंगे यस आई एम गोइंग देयर, नहीं जा रहे हैं तो नो आई एम नॉट गोइंग देयर, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। और जा रहे हो तो यस आई एम गोइंग देयर, तो आपका मूड पूछ रहा हूँ मैं। अब सेकंड जो होता है वो होता है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड इज एग्जिबिटेड व्हेन वी आस्क समबडी टू डू समथिंग। दिस मूड इज ऑफ 3 टाइप्स। इम्पेरेटिव मूड वह होता है जब हम किसी से कुछ करने के लिए पूछते हैं, और यह 3 प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल आज्ञा या ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए। फॉर एग्जाम्पल वेट देयर, वहीं रुको, कम हेयर, यहाँ आओ, तो हम किसी कुछ करने के लिए कह रहे हैं और एक आज्ञा दे रहे हैं। नेक्स्ट शिक्षा या उपदेश देने के लिए, ट्रेनिंग और एडवाइस। बी स्टडी, पढ़ते रहो। ट्राई टू डू बेटर, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, तो हम एक उपदेश दे रहे हैं किसी को कुछ करने के लिए और कह भी रहे हैं। नेक्स्ट है अनुरोध या प्रार्थना करने के लिए, रिक्वेस्ट और प्रेयर। जैसे कि हैव मर्सी ऑन अस, हम पे कृपा बनाए रहे, हमें प्रेयर कर रहे हैं और गॉड से कुछ करने के लिए कह भी रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो इम्पेरेटिव मूड में आएगा। तीसरा मूड कहलाता है सब्जेक्टिव मूड। इच्छा, उद्देश्य या सत्य के विपरीत कोई शर्त या कल्पना की भावना को प्रकट करने वाले वर्ब्स को सब्जेक्टिव मूड में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल विश और डिजायर के लिए, जो हमारी इच्छा होती है या डिजायर होता है उसके लिए। जैसे आई विश आई वर देयर, मैं आशा करता हूँ मैं वहाँ होता, तो हमारी विश है, इच्छा है। आई विश आई वर देयर, मैं अपना मूड बता रहा हूँ ना, मुझे कैसा लग रहा है, आई विश आई वर देयर, काश मैं वहाँ होता। नेक्स्ट पर्पस या उद्देश्य के लिए, बी ईट सो बी में लिव, हम अगर खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। टेक केयर दैट नो मिस्टेक आर मेड, ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो, हम मूड बता रहे हैं कि ध्यान रखना कोई गलती ना हो। सत्य से विपरीत या शर्त के लिए या कल्पना के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही वुड गो इफ ही वर हेयर, वह जाता अगर वह यहाँ होता। ही वुड गो इफ ही वर हेयर, अगर वह यहाँ होता तो वह जाता। नेक्स्ट इफ आई वर सिक आई वुड गो टू द डॉक्टर, यदि मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता, तो मूड बता रहा हूँ कि अगर बीमार होता तब जाता, तो एक कंडीशन है यहाँ पर, और जो कि मूड के अंतर्गत आती है, एक सब्जेक्टिव मूड के अंतर्गत आती है। तो मूड आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो गाइज बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डाउट्स होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस ही नहीं बताते हैं, वो बस बता देते हैं कि इसको हम ऐसे रखते हैं और इसको कैसे रखते हैं, लेकिन नहीं कब कौन सी वर्ब मेन वर्ब होती है, कब हेल्पिंग वर्ब होती है। आज हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए हमारे इस एग्जाम्पल के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हमारी 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और नंबर 2 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स देखते हैं। बी, इज, एम, आर, बीइंग, बीन, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डेड। हम देखते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर और नीड। ये सारे के सारे हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और भी कुछ होते हैं, हमको विस्तार से बताएंगे। तो आइए अब हम मेन लेक्सिकल प्रिंसिपल ऑर्डिनरी वर्ब्स को और हेल्पिंग वर्ब्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि होती क्या है एक्चुअली में। तो द वर्ब विच इज
ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। आपको पता है जिनकी सेंटेंस में अहम भूमिका होती है वह मेन वर्ब होती है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है जो है एम, और इसी वर्ब की जो है सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए एम इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। अब इस हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर दो वर्ब हैं, एम और टीचिंग, लेकिन मेन काम किसका है? जो मेन काम है वह है टीचिंग का, जो पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर टीचिंग हमारी है एक एक्शन वर्ब है और यही हमारी मेन वर्ब कहलाएगी, और जो एम है वह एक हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड है ही इज़ अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है। तो ही जो हमारा है वह मेन वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इकलौती वर्ब इस सेंटेंस में और उसी वर्ब की उस सेंटेंस में मेन इंपॉर्टेंस है। उसी के हम एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब यहाँ पर ही जो है वह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और प्लेइंग मेन वर्ब हो जाएगी। ही वॉज देयर, वह वहाँ पे था। यहाँ पे वाज एक अकेली वर्ब है तो वॉज है मेन वर्ब है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में ही वॉज लुकिंग, तो लुकिंग हमारी मेन वर्ब हो जाएगी और वॉज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। वैसे ही दे वर एब्सेंट, वर हमारी मेन वर्ब है, वो एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, तो वर हमारी मेन वर्ब है। और दे वर लर्निंग, वह सीख रहे थे, तो लर्निंग हमारी अब मेन वर्ब हो जाएगी और वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो हैव जो है वहाँ में मेन वर्ब है क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ हैव एक वर्ब है। नेक्स्ट आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, तो हैव अब यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और रिटन मेन वर्ब हो जाएगी। वैसे ही सी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, तो हैज़ एक मेन वर्ब है क्योंकि एक वहाँ पर एक सिंगल वर्ब है, हैज़ तो एक मेन वर्ब है। नेक्स्ट सी हैज़ ड्राइवन द कार, उसने कार चलाई, तो ड्राइवन हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। तो आई होप अभी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। तो अभी आपके लिए एक नया चीज आती है, वो है जेरेंड। अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर जेरेंड क्या होता है, उनको जेरेंड की नॉलेज ही नहीं होती है। सर प्लेइंग जो है क्या है, वर्ब है या कुछ और भी है? तो या हम कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनको हम नाउन के तरह पर संज्ञा के रूप में भी यूज कर लेते हैं। आइए देखते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेरेंड। तो आइए हम देखते हैं। The form of the verb is used to in a sentence as a noun while still remaining the power of a verb is called gerund. For example, reading, reading एक वर्ब होती है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने इसका यूज एक जो है नाउन के तौर पे किया है। रीडिंग इज माई फेवरेट हॉबी, पढ़ना मेरी पसंदीदा हॉबी है। तो यहाँ पे रीडिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हमने नाउन की तरह यूज किया हुआ है और इसी को हम बोलेंगे जेरेंड। नेक्स्ट है ईटिंग। Eating food is necessary for everyone. Eating food is necessary for everyone. खाना खाना सभी के लिए नेसेसरी है, तो यहाँ पर ईटिंग वर्ब नहीं है, जेरेंड है। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो जो वर्ब है सेंटेंस में वो है लाइक, और जो प्लेइंग है वो जेरेंड है, वो वर्ब नहीं है, वो जेरेंड है क्योंकि यहाँ पे हमने उसका नाउन की तरह यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है शी इज़ फाउंड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है या पसंद है। तो आपने देखा यहाँ पर टीचिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हमने नाउन की तरह यूज़ किया हुआ है और यहीं पर हम उसको बोलेंगे जेरेंड। तो गाइस मेरे छात्रों और मित्रों, जब भी हम किसी वर्ब का एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वह जेरेंड कहलाता है। अब आइए हम समझते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब में। The transitive verb specify an action that affected to both the subject and the object, अर्थात ऐसी वर्ब जिसका असर या जिसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर भी होता है और ऑब्जेक्ट पर भी होता है, ऐसी वर्ब जो है हमारी वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सी कट्स द वेजिटेबल, उसने सब्जी काटी। अब उसने सब्जी काटी तो उसने तो काम किया, लेकिन कुछ ना कुछ कटा ना, क्या कटा, सब्जियां कट गई। तो काम अगर किया तो ऑब्जेक्ट पर भी काम हुआ, वेजिटेबल्स पर भी काम हुआ, वेजिटेबल्स कट गई। नेक्स्ट है ही किक्ड द फुटबॉल, ही किक्ड द फुटबॉल, उसने फुटबॉल में लात मारी या फुटबॉल को किक किया। तो किसको किक किया? फुटबॉल को। तो फुटबॉल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी, अर्थात फुटबॉल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है राम टीचर्स श्याम। अब राम टीचर्स श्याम, राम जो है श्याम को पढ़ाता है, राम ने पढ़ाया, पढ़ कौन गया? श्याम पढ़ गया। तो यहाँ पर हमारा टीच जो है वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट दे कुक्ड फूड, उन्होंने खाना पकाया।
अब पकाया तो क्या पका, फूड पका। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कर रहा है और असर ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। तो ऐसी वर्ब जिनका भार सब्जेक्ट से होकर ऑब्जेक्ट तक जाता है, जिनका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो अब हम समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब a verb that denotes a state of a noun it described in the sentence is called an intransitive verb. The action denotes by the verb affected only the subject. ऐसी verb जिनका इफेक्ट, जिनका असर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर पड़ता है, वह हमेशा जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। अब बेबी सो रहा है तो कौन सो जाएगा, बच्चा ही सो जाएगा कि और कोई सोगा। अगर मैं सोऊंगा, आप सोएंगे तो हम ही सो जाएंगे, किसी और पर असर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, सी लिसन द सॉन्ग्स, सी लिसन्स द सॉन्ग, वह गाने सुनती है। यदि आप गाने सुनेंगे या वह गाने सुनेगी या मैं गाना सुनूंगा तो हम ही सुनेंगे, किसी और पर असर होगा क्या, कोई और इफेक्ट होगा क्या, कोई इफेक्टेड नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए ये सारी की सारी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। नेक्स्ट, राम ईट्स फूड, अब राम ने खाना खाया तो पेट किसका भरेगा, राम का भरेगा, कि कोई और की भूख मिट जाएगी, नहीं भैया, राम की भूख मिटेगी। तो ऐसी वर्ब जिनका इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही होता है वह हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो अब हम समझते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को, कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब। The verb which changes its form according to the person and number of the subject and the tense of that sentence is called a finite verb. अर्थात ऐसी verb जो नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाती हैं, वो सारी की सारी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं। अब आप देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, दे, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए वर्ब क्या ही है, प्ले। तो दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब हमारा टेंस प्रेजेंट सिंपल ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वह बदल गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है, ही आ गया है। तो आपने देखा वर्ब भी बदल गई है, प्ले से प्लेस हो गया है। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। तो यहाँ देखिए अब टेंस बदल गया है, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल हो गया है, तो वर्ब भी बदल गई है, प्ले ना ही प्ले है ना ही प्लेस है, सीधी प्लेड हो गई है। तो आपने देखा सब्जेक्ट और हमारा टेंस के अनुसार वर्ब बदल रही है, तो ये वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफाइनाइट वर्ब। तो सेकंड हमारा होता है नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब। द वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड द सब्जेक्ट और टेंस और द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट और इन्फिनेटिव वर्ब। मोस्टली इट कम्स आफ्टर टू। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं और अक्सर या ज़्यादातर टू के बाद आती हैं, वह कहलाती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट टू प्ले, दे वॉन्ट टू प्ले, वह खेलना चाहते हैं। सब्जेक्ट दे है लेकिन वर्ब हमारी प्ले यहाँ पर नहीं बदलती है। नेक्स्ट ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। आपने देखा सब्जेक्ट बदल गया है लेकिन वर्ब प्ले नहीं बदली है। ही वॉन्टेड टू प्ले, वह खेलना चाहता था। आपने देखा टेंस बदल गया है लेकिन वर्ब हमारी प्ले नहीं बदली है और तीनों बार ये टू के बाद आई है। तो ऐसी वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब या इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती हैं। तो आई होप आपको नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। तो गाइस रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब में काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि सर रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब क्या कहलाते हैं। तो आज आप रेगुलर इर्रेगुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर वर्ब क्या कहलाती है। द वर्ब विच फॉलो द रूल्स ऑफ एडिंग डी और ईडी एट देयर एंड एंड गेट्स देयर फॉर्म्स चेंज्ड आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब। अर्थात ऐसी वर्ब जो अपने अंत में डी और ईडी लगाकर अपनी फॉर्म्स को बदलती हैं, वह वर्ब हमेशा रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले में हम ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड। वॉच, वॉच में ईडी लगाएंगे तो क्या होगा, वॉच्ड। किल, किल में हम ईडी लगाएंगे तो क्या होगा, किल्ड। आपने देखा सभी में हमने ईडी लगाया और उनकी फॉर्म बदल दी। यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म थी और वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट, तो इर्रेगुलर वर्ब्स, the verbs which do not follow the rules of adding d or ed at their ends and change their form called regular verbs। अर्थात ऐसी वर्ब जो d और ed अंत में लगाने के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं और बिना उनका यूज किए अपनी फॉर्म्स को बदल लेती हैं, इर्रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, गो का गॉन। सी, सी का सॉ। ईट, ईट का ईटन। आपने देखा गो का गॉन हो गया, सी का सॉ हो गया, ईट का ईटन हो गया। इन वर्ब्स में अपनी फॉर्म्स बदल ली हैं और इनमें डी या ईडी का यूज
नहीं किया हुआ है। तो यही वर्ब्स हमारी रेगुलर इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं। गाइस ये सारा का सारा वर्ब्स का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपका वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।